हेलो एवरीवन, एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं मॉडल पेपर और आज के इस मॉडल पेपर में हम राजनीति विज्ञान का 7वां मॉडल पेपर है कक्षा 12 के लिए। तो 7वें मॉडल पेपर के हमने यहाँ पर जो है वो हम लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, रिक्त स्थान है और जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर खंड ब से। और खंड ब में जो लघुतरात्मक प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा रहेगी 50 शब्द, तो इसका हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला मतलब क्रम से चौथा रहेगा, ठीक है। पहले प्रश्न में आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, दूसरे में रिक्त स्थान रहेंगे, तीसरे में अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे और 4 से फिर आपके लघुतरात्मक प्रश्न शुरू होंगे एग्जाम में। तो चौथा प्रश्न है कि अमेरिका के मौजूदा वर्चस्व का प्रमुख आधार क्या है। देखिए, समझिए, पहले प्रश्न को समझना है कि आखिर वर्चस्व क्या है। तो जब शीत युद्ध के बाद में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो विघटन के बाद में एक प्रकार से अमेरिका ने पूरे विश्व पर वर्चस्व हासिल कर लिया। हर दृष्टिकोण से उसका वर्चस्व है आज संसार में। तो इसका प्रमुख आधार क्या है, तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे कि अमेरिका के मौजूदा वर्चस्व का प्रमुख आधार उसकी बड़ी चढ़ी तथा बेजोड़ सैन्य शक्ति है। मतलब सैनिक शक्ति से वो अमेरिका जो है वो विश्व में सबसे ताकतवर है आज, और इसीलिए बाकी क्षेत्रों में भी उसका वर्चस्व बढ़ता गया। कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पास भी नहीं है। उसके सैन्य प्रभुत्व का आधार उसका सैन्य व्यय के साथ साथ उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। मतलब सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और साथ ही साथ जो है वो टेक्नोलॉजी भी उनकी मजबूत है। तो इस आधार पर सैनिक शक्ति से मजबूत है और इसी के आधार पर जो है वो विश्व में आज उनका वर्चस्व है। दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट मतलब 5वां प्रश्न है, श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि श्रीलंका में जो लिट्टे था, हालांकि अब तो खत्म हो गया है, लेकिन प्रश्न आ सकता है क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो आप लिखेंगे कि श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग थी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश तमिल ईलम की स्थापना करना। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जो तमिल थे, है ना, तमिल जो लोग थे, हालांकि वहाँ के मूल निवासी सिंहली थे, श्रीलंका के मूल निवासी सिंहली थे, लेकिन जो तमिल लोग वहाँ पर थे उन तमिलों के लिए इनकी मांग थी कि एक अलग देश की स्थापना की जाए और उस अलग देश का नाम जो है वो तमिल ईलम रखना चाहते थे। ये इस मांग को लेकर के श्रीलंकाई सेना के साथ में ये सशस्त्र संघर्ष जो है वो इन्होंने किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है छठा, पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है। देखिए, 2 प्रकार की सुरक्षा की अवधारणा है, पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा। तो जो पारंपरिक सुरक्षा है उसमें आप लिखेंगे कि यह स्वीकार किया गया है कि हिंसा का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों का इससे संबंध है। यह न्याय युद्ध की परंपरा के विस्तार, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली के उपायों पर आधारित है। ठीक है, तो सुरक्षा की जो पारंपरिक जो अवधारणा है इसमें ऐसा माना जाता है कि हिंसा को क्या किया जाए, हिंसा का प्रयोग कम से कम हो, ज़्यादा हिंसा नहीं होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद में युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों का इससे संबंध है। यह न्याय युद्ध की परंपरा के विस्तार, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली के उपायों पर आधारित है। अगला प्रश्न है 7वां, समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण किस कारण बढ़ रहा है। जो समुद्र के तट के जो इलाके हैं, किनारे के जो इलाके हैं, वहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि समुद्र तटीय क्षेत्रों का जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसावट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, नव उपनिवेशवाद क्या है। तो इसमें देखा आप लिखेंगे कि नव उपनिवेशवाद का लक्ष्य सैनिक और राजनीतिक प्रभुत्व के स्थान पर आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करना। आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करना किसके आधार पर, सैनिक और राजनीतिक प्रभुत्व के स्थान पर। मतलब सैनिक प्रभुत्व नहीं, राजनीतिक प्रभुत्व नहीं, बल्कि आप जो है ना आर्थिक प्रभुत्व स्थापित किए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाइए कि पूरा विश्व आपकी चीज़ों पर निर्भर हो जाए।
है ना, और मतलब संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण करना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं विश्व बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना। एक समृद्ध और शक्तिशाली देश कमजोर देश को आर्थिक सहायता देकर के उस देश की नीतियों और राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है और उन नीतियों और गतिविधियों को अपने लाभ की ओर प्रभावित करता है। तो शक्तिशाली राष्ट्र क्या करेगा, किसी भी राष्ट्र को, जो कमजोर देश है, उस कमजोर देश को कुछ पैसे देगा, उसे आर्थिक सहायता देगा और उसकी नीतियों को अपने देश के हित में लागू करवाएगा। वहाँ की राजनीतिक जो शक्तियाँ होती हैं उनको प्रलोभन दे करके और अपने देश के हित में वहाँ की नीतियों को बनाने के लिए उन्हें प्रलोभन देगा और इस तरीके से फिर धीरे धीरे वो उस देश पर आर्थिक रूप से एक प्रकार से कब्जा जमा लेते हैं। तो इसे जो है वो नव उपनिवेशवाद कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं मॉडल पेपर राजनीति विज्ञान के, और ये जो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं इसी प्रकार के हमने 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं, जो मात्र हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं ओनली 20 रुपये में। पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर्स खाली 20 रुपये में। और अगर आप ये पेपर्स लेना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर मॉडल पेपर्स के अलावा ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी। वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर अवेलेबल है। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम हमारे वीडियोज़ की PDF शेयर करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी शाम को लाइव क्लास होती है 8 बजे, उसका लिंक आपको वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। और टेलीग्राम चैनल के अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 9वां प्रश्न। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोगों की आवाजाही वस्तुओं और पूंजी के प्रवाह के समान क्यों नहीं बढ़ी है? 2 नंबर का प्रश्न है। ये 2 नंबर के प्रश्न आपके रहेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोगों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन यह आवाजाही वस्तुओं और पूंजी के समान नहीं बढ़ पाई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विकसित देश अपनी वीजा नीति के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सावधानी से अभेद्य बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे देश के नागरिक उनके देश में आकर के कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे पर कब्जा न कर लें। इसीलिए जो वस्तुओं और पूंजी का जो प्रवाह होता है, उतना ही प्रवाह जो है वो एक प्रकार से लोगों का नहीं हो पा रहा है। 10वां प्रश्न है, भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का समर्थन करता है। आपको याद होगा प्रिय विद्यार्थियों कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य तो स्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। भारत चाहता है कि ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या को अब बढ़ा दिया जाए और जो अस्थायी सदस्य हैं 10, उनकी संख्या को भी बढ़ा दिया जाए। तो इन दोनों ही संख्याओं में भारत जो है वो वृद्धि चाहता है। क्यों, क्या कारण है? इसके समर्थन में क्या तर्क देंगे आप? तो देखिए, लिखेंगे कि भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का निम्न कारणों से समर्थन करता है। पहला तो लिखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ गया है। नेक्स्ट लिखेंगे कि सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली की सफलता विश्व समुदाय के समर्थन पर ही निर्भर करती है। अगर आपने इन 5 देशों की बात को माना और आपने अगर पूरे विश्व को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करने के लिए, विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने इन सदस्यों की संख्या को बढ़ाएं। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर निर्मित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए सुरक्षा परिषद में वर्तमान की अपेक्षा अधिक विकासशील देश सम्मिलित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखेंगे कि भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला तो यह है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब समझते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दल, 2 या 2 से ज़्यादा दल। कई देशों में द्विदलीय व्यवस्था है, कई देशों में तो एक ही दल होता है ना, दूसरे दल को पनपने का मौका ही नहीं दिया जाता।
तो एक दलीय व्यवस्था होती है वहाँ पे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और राजनीतिक दल विभिन्न हित समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे दल जो हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है भारत का चुनाव आयोग प्रदान करता है और उसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन करना पड़ता है, उन शर्तों को पूरी करना पड़ता है, तभी उन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। तो भारत में क्षेत्रीय दल भी है और संगठित एवं प्रभावी विपक्ष दल का अभाव होना, राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव साफ देखने को मिलता है। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, पार्टी से अलग होकर के अपना एक अलग दल बना लेते हैं, तो उस दल में फिर उस परिवार का दबदबा रहता है, न कि लोकतंत्र का जो है वो वहाँ पे कोई प्रभाव रहता है। तो इस तरीके से पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव भी देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।